नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SLP एजुकेशन हब में। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का सेशन। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान बोर्ड ने 12th का जो है वो टाइम टेबल जारी कर दिया है और 12th के मैथमेटिक्स का जो एग्ज़ाम है वो है 18 जून को। तो आज हम 12th का चैप्टर लेंगे 3D चैप्टर, और हम पहले तो इस 3D चैप्टर का बेसिक जान लेते हैं कि एक्चुअल में 3D चैप्टर होता क्या है, 3D में ज्यामिति होती क्या है। इसका बेसिक जानने के बाद हम वही प्रश्न करेंगे जो एग्जाम के इस बार हमारे लेवल के हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने अध्याय चैप्टर 3D में ज्यामिति की ओर। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में चैप्टर कौन सा अपना 3D चैप्टर, मतलब 3D में ज्यामिति। दो चीज़ होती है, एक तो होती है 2D और एक होती है 3D। पहले इसके अंतर, इन दोनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए, अंतर समझ लीजिए कि 2D और 3D में अंतर क्या है। 2D में वो डायग्राम बनते हैं जिसके अंदर, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आयत, यानी इसमें क्या होता है कि लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ होती है, लंबाई और चौड़ाई। यानी 2D में वो डायग्राम बनेगा जिसके अंदर दो चीज़ होती है, एक तो होती है ये मेरी लंबाई और ये मेरी चौड़ाई। ठीक है, अब जो ये बोर्ड है, बोर्ड ही अपना क्या है 2D है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये पेन मैंने ऐसे रख दिया, तो अभी मुझे ये कैसे दिख रहा है 2D में, मतलब इस पेन का मैं एक भाग ही देख पा रहा हूँ, इस पेन का मैं एक भाग ही देख पा रहा हूँ। तो ये मैं किस में देख रहा हूँ, 2D में देख रहा हूँ। जैसे मान लो इस पेन को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब इसका मैं पूरा भाग, यानी इस पेन का मैं सभी तरफ का भाग देख लूँ, तो ये जो क्या कहलाएगा 3D। यानी 3D के अंदर अपन डेप्थ में देख सकते हैं, गहराई के अंदर दे सकते हैं, कोई भी चीज़ अपन पूरी डिटेल के अंदर दे सकते हैं। 2D में क्या है कि वो एक ही शेप दिखाई देगा। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये है घनाभ। अब घनाभ कैसे बनता है, घनाभ के अंदर क्या होता है, लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। घनाभ कैसे बनेगा अपने, ये ऐसे बनेगा घनाभ। अभी ये आपको किस में दिख रहा है, ये 2D में दिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। अब ये इसकी कुछ ऊंचाई भी है, ये बाहर की ओर है, ये थोड़ा बाहर की ओर है। अगर मैं इस डायग्राम को 3D के अंदर देखूं तो घनाभ क्या होता है, इसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, कुछ ऊंचाई भी होती है, तो थोड़ा ये उभरा हुआ मुझे दिखाई देगा। अब जैसे ये गोला है, क्या है मेरे पास ये गोला, अगर इस गोले को मैं ऐसे देखूं तो ये ऐसा लग रहा है कि कुछ सिक्का पड़ा है। ठीक है, अब गोला क्या होता है, गोला थोड़ा सा बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। अगर इस डायग्राम को मैं 3D में देखना चाहूँ तो ये गोला जो है वो थोड़ा बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देगा, ये गोला जो है बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई देगा। अब अभी एट प्रेजेंट बोर्ड के ऊपर ये जो डायग्राम बना हुआ है वो 2D के अंदर बना हुआ है। ठीक है, यदि मैं इसको 3D में देखना चाहूँ, जो गोला होता है भाई, जो गोला होता है वो बाहर से थोड़ा उभरा हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम है मेरा शंकु। क्या है मेरा शंकु, ये। ठीक है, अब जो ये शंकु होता है, ये जो चीज है ये आयताकार होती है, ऐसे होती है, टॉपी जैसे, जिसे मैं कह सकता हूँ टॉपी कैप। ठीक है, अगला जो है मेरा बेलन सिलेंडर। बेलन कैसा होता है, ये। अभी जो, जैसे मैंने आपको बताया था ये पेन, ये भी एक सिलेंडर के जैसा ही है। इसको मैं ऐसा रखूंगा तो अभी मैं सिर्फ इसका एक भाग ही देख पा रहा हूं, तो ये 2D के अंदर है। यदि सिलेंडर का आप पूरा भाग देख पाओगे तो सिलेंडर किस में आएगा, 3D में। किस में आएगा, 3D में। नेक्स्ट अपना है प्रिज्म। प्रिज्म आप यूज में ले रहे हो, अभी जैसे आपने 12th के अंदर फिजिक्स में प्रैक्टिकल किया होगा। जो ये प्रिज्म होता है वो 3 डायमेंशन होता है, वो ऐसा होता है। प्रिज्म जो होता है वो पूरा ऐसे होता है, वो इस हिसाब से होता है। ठीक है ना। जो फिर आता है घन, क्यूब। आपने चौक का डब्बा देखा होगा, जो चौक का डब्बा होता है वो क्यूब। अगर मैं एक साइड रख दूं तो एक बार में मैं चौक के डब्बे का मैं एक भाग ही देख पाऊंगा। यदि मैं उसको घुमाऊंगा तो चौक के डब्बे का मुझे प्रत्येक भाग दिखाई देगा। यानी वो क्या है, वो 3D के अंदर है। तो एक चीज आपको समझ में आ गई, 2D और 3D होती क्या है। 2D मतलब जिसका एक भाग, एक समय में एक भाग ही दिखाई देता है, वो भाग आता है 2D के अंदर। 3D में वो होता है जिसका मैं किसी भी वस्तु का पूरे सतह का भाग देख पाऊं, वो होता है मेरा 3D के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। अपना चैप्टर है 3D में ज्यामिति। इसके अंदर पहले अपन इसका बेसिक पढ़ेंगे
और फिर बेसिक प्रश्न करेंगे और बाद में अपन वो प्रश्न करेंगे जो बोर्ड के लेवल के हैं। इस साल अपने आने के बहुत ही चांस है, उसके 100% चांस है। तो देखिए दिक कोसाइन दिक कोजाई होती क्या है वो अपन पढ़ेंगे, इसकी जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। दिक कोसाइन का मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ दिक कोजाई। अब देखिए ये जो डायग्राम मेरा बना हुआ है वो 2D के अंदर बना हुआ है, ठीक है। ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, यहां तक तो ये डायग्राम किसमें है 2D के अंदर। अब मुझे एक अक्ष और चाहिए जो किसमें बनेगी 3D के अंदर बनेगी। अब बोर्ड के ऊपर मैं 3D शो नहीं कर सकता, तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। जो एक्चुअल में पहली अक्ष एक्स अक्ष से, दूसरी अक्ष वाई अक्ष से, जो तीसरी होगी वो ऐसे होगी बाहर की तरफ, जो तीसरी अक्ष होगी वो बाहर की तरफ होगी, यानी ये होगी एक्स, ये वाई होगी और ये जेड हो गई, ठीक है। अब ये तो है मेरा ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु O। यहां से मैंने इस 3D के अंदर मैंने एक वेक्टर मान लिया R वेक्टर। क्या मान लिया? R वेक्टर। और यहाँ पे मैंने कोई बिंदु मान लिया P। इस P के जो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है, वो मैंने मान लिए x, y और z। अब देखिए इस सदिश के सापेक्ष x अक्ष कौन सा कोण बनाएगा? अल्फा कोण। x अक्ष के साथ सदिश का बना कोण क्या कहलाएगा? अल्फा। इस y अक्ष का सदिश के साथ बना कोण क्या कहलाएगा? बीटा। क्या कहलाएगा? बीटा। अच्छा, इस z अक्ष का सदिश के साथ बना कोण क्या कहलाएगा? गामा। ये तीन चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अल्फा, बीटा और गामा क्या है। अल्फा क्या है? x अक्ष के साथ बना कोण, किसके साथ बना? सदिश के साथ। y अक्ष के साथ बना कोण सदिश के साथ बीटा, और z अक्ष का सदिश के साथ बना कोण क्या कहलाएगा? गामा कोण, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखिए मैंने यहां से x अक्ष पे एक परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला a, तो इसकी दूरी जो मूल बिंदु से क्या मान ली मैंने? x, ठीक है। अच्छा, फिर यहां से मैंने y अक्ष पे एक लंब डाला b, तो इसकी दूरी क्या मान ली मैंने? y। अब देखिए z अक्ष पे मैं लंब नहीं डाल सकता क्योंकि इसके ऊपर लंब यहां से यहां आएगा, यहां से 3D में है, अपन शो नहीं कर सकते इसको, लेकिन समझ जरूर सकते हैं कि जो इसका है इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहां से आएगा? इसके अंदर अपन लंब यहां से डालेंगे, ठीक है। तो एक चीज मेरे समझ में आ गई, अल्फा, बीटा और गामा क्या होता है। अब देखिए कॉस अल्फा। अब मैंने कॉस ही क्यों लिखा? मतलब एक्स अक्ष के साथ एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। तो जिस अक्ष के साथ कोण बन रहा है उसको अपन क्या लिखेंगे? कॉस। तो कॉस अल्फा क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। अब कोण के सामने क्या होता है? लंब, और ये कर्ण और ये आधार। तो आधार क्या है? x, और कर्ण क्या हो गया? r। तो कोस अल्फा क्या हो गया? x बटे r। इसी प्रकार अपन चलेंगे कोस बीटा के अंदर। कोस बीटा क्या होगा? आधार बटे कर्ण मतलब y बटे r। क्या हो जाएगा? y बटे r। उसी प्रकार कोस गामा क्या आएगा? कोस गामा क्या होगा? z बटे r। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? L M N। कोस अल्फा को मैं L लिख सकता हूं, कोस बीटा को M लिख सकता हूं, कोस गामा को N लिख सकता हूं। यानी L, M और N क्या है? डायरेक्शन कोसाइन है, दिक कोसाइन है। एक बार वापस समझिए कि अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा के कोस का मान क्या कहलाता है? दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। एग्जाम में आपसे सवाल पूछ सकता है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, एक नंबर के अंदर दिक कोसाइन क्या होती है। तो क्या बताओगे आप? अल्फा, बीटा, गामा के कोस का मान क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा क्या होता है? L, M और N। अब तीनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ दो। LHS को LHS की साइड और RHS को RHS की साइड। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा R स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अच्छा, एक चीज देखिए, इस 3D के अंदर हमने एक वेक्टर माना था R। क्या माना था? R वेक्टर। तो R क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये होता है अपना R वेक्टर, ठीक है। अब मुझे इस R का मान निकालना, मैं कैसे निकालूंगा? तो देखिए दूरी का सूत्र अपने पढ़ा था, दूरी बराबर क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मेरा मूल बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, 0, 0।
तो दूरी क्या आ जाएगी मेरी, r बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये मान अपन वहाँ रख दो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, यानी मेरी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए रिलेशन है, संबंध, ये अपने बहुत काम आएगा। अब देखिए एल एम और एन, इसको मैंने क्या माना था, एल को मैंने माना था कोस एल्फा, एम को मैंने माना था कोस बीटा, एन को मैंने माना था कोस गामा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर क्या आ गया 1। अच्छा एक चीज और देखिए, इस कोस स्क्वायर एल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा। क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर बीटा क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको क्या लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। अच्छा माइनस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, इसको अपन उधर भेज देते हैं तो प्लस में हो जाएंगे, और ये एक और एक 3 हो जाएगा, और जब ये एक इधर आएगा क्या हो जाएगा 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या है 2। ये रिलेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। मैं यही बार बार बता रहा हूँ कि अल्फा बीटा गामा क्या है। अल्फा तो है मेरा एक्स एक्स के साथ बना एंगल, बीटा है मेरा वाई एक्स के साथ बना एंगल, और गामा क्या है मेरा जेड एक्स के साथ बना एंगल। तो ये चीज़ आपको देखो, बेसिक नॉलेज आपको इस चैप्टर का यदि पता लग गया कि दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, दिक कोज्या या डायरेक्शन कोसाइन कहो या दिक कोज्या कहो, बात एक ही है। तो डायरेक्शन कोसाइन की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अल्फा बीटा गामा के कोस का मान क्या कहलाता है अपने दिक कोसाइन। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे दिक कोसाइन की ओर कि दिक कोसाइन क्या होती है। अब देखिए एक्स अक्ष की दिक कोज्या अपन निकालते हैं। तो देखिए एक्स अक्ष का एक्स अक्ष के साथ कौन क्या बनेगा। अब जैसे ये अभी जो हमने डायग्राम बनाया था, एक ये एक्स वाई और जेड, इस एक्स का एक्स के साथ कौन क्या बनेगा 0 डिग्री। क्या बनेगा 0 डिग्री। तो L बराबर कॉस एल्फा होता है। L बराबर क्या होता है, एल एम मैंने पढ़ा था, एल एम एन। अभी जो हम मान निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, एल एम और एन के मान निकाल रहे हैं। तो L बराबर क्या होता है कॉस एल्फा, और एल्फा क्या था एक्स अक्ष के साथ कौन कितना बन रहा है यहाँ पर 0 डिग्री। तो कोस 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए इस x का y अक्ष के साथ कौन क्या बन रहा है 90 डिग्री। तो कोस बीटा क्या होगा, कोस बीटा यानी कोस 90 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, हाँ, तो m बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब देखिए इस x का z के साथ, x का z के साथ, z क्या है ये z ऐसे है तो ये 90 डिग्री। तो ये x का z के साथ कितना कोण बनेगा 90 डिग्री। तो कोस गामा, तो n बराबर कोस गामा कोस 90 क्या हो जाएगा 0। तो n बराबर भी क्या हो जाएगा 0। अब इधर देखिए y अक्ष, y का x अक्ष, y अक्ष जो ये y अक्ष है वो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा 90 डिग्री, यानी l का मान कितना आ जाएगा 0। कोस 0 कोस एल्फा, एल्फा कितना यहाँ पर 0 है। अब देखिए अब आता है अपने m क्या होता है कोस बीटा, y का y के साथ कौन 0 डिग्री, यानी कोस 0 क्या होता है 1, यानी m बराबर क्या आ जाएगा 1। अब इधर देखिए y का z के साथ 90 डिग्री तो क्या हो जाएगा n बराबर 0। z का x अक्ष के साथ कौन 90 डिग्री यानी l बराबर 0। z का y अक्ष के साथ एंगल 90 डिग्री यानी m बराबर क्या हो जाएगा 0। z का z के साथ कौन क्या है 0 डिग्री, तो n बराबर क्या आ जाएगा 1। तो जो इसकी डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या आ गई 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 1। डायरेक्शन कोसाइन को कभी भी ब्रैकेट कोष्ठक के अंदर नहीं लिखेंगे। यदि मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट। क्या बन जाएगा कोऑर्डिनेट, निर्देशांक बन जाएगा। कभी भी डायरेक्शन दिक कोसाइन को दिक कोज्या को अपन कोष्ठक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा कोऑर्डिनेट बन जाएगा, निर्देशांक बन जाएगा। तो एक्स अक्ष की
एक्स अक्ष की दिक्कोजीय क्या है 1,0,0, वाई अक्ष की दिक्कोजीय क्या आई 0,1,0, जेड अक्ष की दिक्कोजीय क्या आई 0,0,1। आगे चलते हैं अपन डायरेक्शन रेशियो यानी दिक् अनुपात। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है दिक् अनुपात, और दिक् अनुपात क्या होता है अपने ए बी और सी। दिक् अनुपात को अपन कोष्टक में लिख सकते हैं क्योंकि ये निर्देशांक के रूप में होते हैं, ठीक है। अब दिक् अनुपात क्या होता है, जो दिक् अनुपात होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्याओं के समानुपाती होते हैं। दिक् अनुपात क्या होता है, जो दिक् अनुपात होते हैं वो दिक् कोज्याओं के समानुपाती होते हैं, यानी L समानुपाती A, M समानुपाती B और N समानुपाती क्या हो जाएगा C। L M N क्या है दिक् कोज्याएं, जो किसके समानुपाती होती है दिक् अनुपात के समानुपाती होती है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ L बराबर KA, M बराबर KB और N बराबर क्या हो जाएगा KC। L बराबर KA यानी जो दिक् कोज्याएं हैं वो दिक् अनुपात के समानुपाती हैं, तो मैं इसको एक कांस्टेंट के रूप में लिख सकता हूँ। अब देखिए अभी अपने पास एक रिलेशन आया था, क्या आया था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर क्या आया था 1। L M और N की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगी अपने K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस K स्क्वायर B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर C स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1। कॉमन ले लो K स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1। K स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो K बराबर क्या आ जाएगा अपना, K बराबर क्या आ जाएगा अपना 1/√ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। ये किसका मान आ गया K का मान। अब ये मान K का मान यहाँ पे रख दो, यहाँ पे। तो L बराबर क्या है, L बराबर क्या है K, क्या है K। तो क्या हो जाएगा L बराबर K का मान रखने पर A/√ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। और M बराबर क्या है KB, तो M का मान क्या आ जाएगा B/√ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। अच्छा N बराबर क्या है मेरे पास KC, K का मान रख दो, N बराबर क्या आ जाएगा C/√ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। A B और C क्या है, यह है दिक् अनुपात। यदि मुझे A B और C यानी दिक् अनुपात दे रखा है और मुझे डायरेक्शन कोसाइन यानी दिक् कोज्या या दिक् कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन मुझे ज्ञात करना है, यदि मुझे ABC दिक् अनुपात दे रखा है और मुझे LMN यानी दिक् कोसाइन मुझे ज्ञात करना है, तो मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा ये L का मान, ये M का मान और ये N का मान। तो ये एक बात समझ में आई, जो ABC होते हैं वो किसके समानुपाती होते हैं LMN के। ABC क्या है दिक् अनुपात और L M और N क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी मुझे दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है, कब ज्ञात करनी है जब कोऑर्डिनेट एक्सिस के तीनों एंगल आपस में बराबर हो। यानी मुझे दिक् कोसाइन ज्ञात करने हैं, किस कंडीशन में ज्ञात करने हैं कि ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो। यानी L बराबर क्या है कोस एल्फा, M बराबर क्या है कोस बीटा और N बराबर क्या है कोस गामा। ओके, तो यहाँ पर क्या है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों आपस में बराबर है। तो अपन ने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1। अच्छा L बराबर कोस एल्फा, M बराबर कोस बीटा, N बराबर कोस गामा। यानी मैं L की जगह M और N यानी मैं कोस बीटा की जगह भी कोस एल्फा रख दूंगा और कोस गामा की जगह भी कोस एल्फा रख दूंगा। तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो क्या हो गया 3 कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। कोस स्क्वायर एल्फा क्या हो गया 1/3। तो कोस एल्फा क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√।
√3। कोस अल्फा क्या है ये? L। क्या है ये? L का मान है। तो मैं कह सकता हूँ कि L बराबर ये है, तो M बराबर क्या होता है? कोस बीटा, तो उसका मान भी क्या होगा? +-1/√3। और N बराबर क्या होता है? कोस गामा, तो इसका मान भी क्या होगा? क्योंकि एंगल तीनों आपस में बराबर है। तो डायरेक्शन कोसाइन मेरे क्या हो जाएंगे? दिक् हो जाए क्या हो जाएगी मेरी? +-1/√3 कोमा +-1/√3 कोमा +-1/√3। ये आगे मेरी डायरेक्शन कोसाइन दिक् हो जाए कब? जब तीनों एंगल आपस में बराबर हो। ठीक है, चलते हैं फिर प्रश्न की ओर। ये जो प्रश्न है अपने 2 नंबर में पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या है? अच्छा प्रश्न है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा की दिक् को जे आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये एक सरल रेखा है, इसके ऊपर 2 पॉइंट मुझे दे रखे हैं, मैंने मान लिया P और Q। एक के कोऑर्डिनेट निर्देशांक क्या है? 4,2,3 और दूसरे के निर्देशांक क्या है? 4,5,7। ठीक है, जब भी 2 बिंदु दे रखे हो, जब भी 2 अनुपात दे रखे हो, सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे? जब भी किसी लाइन पर 2 पॉइंट दे रखे हो और हमें ज्ञात करनी है दिक् को जय, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? दिक् अनुपात। क्या ज्ञात करेंगे अपन? दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे अपन। और दिक् अनुपात क्या होते हैं? A, B और C। अच्छा, A बराबर क्या होगा? x2 - x1। क्या होगा? x2 - x1। x2 4 और x1 कितना है? 4, तो कितना आ गया? 0। अच्छा, अब B निकालो। B क्या होगा? y2 - y1। अच्छा, y2 कितना है? 5, y1 कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, अब निकालो C। क्या होगा? z2 - z1। z2 कितना है? 7 और z1 कितना है? 3, तो क्या आ जाएगा? 4। तो A, B और C दिक् अनुपात मेरे पास क्या आ गए? 0, 3 और 4। और दिक् अनुपात मुझे दे रखे हैं और मुझे ज्ञात क्या करनी है? दिक् को जय मुझे ज्ञात करनी है। दिक् को जय कहो चाहे दिक् कोसाइन कहो, बात एक ही है। यानी मुझे क्या ज्ञात करना है? L, M और N दिक् को जय मुझे ज्ञात करनी है। अभी मैंने आपको बताया कि दिक् अनुपात मुझे दे रखे हो और दिक् को जय मुझे ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? L बराबर क्या था? A/√A² + B² + C²। अच्छा, A का मान कितना है? 0 /√, 0 का स्क्वायर 0। अच्छा, B कितना है? B है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। C कितना है? 4 का स्क्वायर 16, तो 0 तो क्या आएगा? 0। तो L बराबर क्या आ गया? 0। अच्छा, M बराबर क्या होगा? B/√A² + B² + C²। अच्छा, B कितना है? 3, A कितना है? 0। अच्छा, B कितना है? 3 का स्क्वायर 9, C कितना है? 4 का स्क्वायर 16, तो कितना होगा? 3/25, तो कितना होगा? 3/5। अच्छा, N बराबर क्या होता है? C/√A² + B² + C²। C का मान कितना दे रखा मुझे? 4, राइट। A कितना है? 0, B का स्क्वायर 9 और C का 16, तो कितना हो जाएगा? 4/5। यानी मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन दिक् को जय L, M, N क्या आ गई? 0, 3/5, 4/5। इसको अपन कोष्टक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि मैंने इसको कोष्टक में लिख दिया तो ये क्या बन जाएंगे? निर्देशांक बन जाएंगे और सवाल आपका गलत हो जाएगा, तो नंबर कट सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने डायरेक्शन कोसाइन दिक् को जय को कोष्टक में लिख दिया तो उसके नंबर कट सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रहे, दिक् को जय को कभी भी कोष्टक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये अपना आंसर है इसका। तो अगला प्रश्न क्या है अपना कि एक सदिश R x, y तथा z अक्षों के साथ क्रमशः 45, 60 और 120 डिग्री के कोण बनाता है यदि सदिश R का परिमाण क्या दे रखा है? 2 इकाई। तो सदिश R, यानी R वेक्टर मुझे ज्ञात करना है। R वेक्टर मुझे ज्ञात करना है। R वेक्टर मुझे ज्ञात करना है और क्या दे रखा है? इस R का जो परिमाण है वो कितना दे रखा है मुझे? 2। अच्छा, x, y और z इन अक्षों के साथ जो मुझे कोण दे रखा है वो कोण कितना है? 45 डिग्री, 60 डिग्री और 120 डिग्री। अच्छा, एंगल हमें दे रखे हैं तो मैं डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कर सकता हूँ।
अच्छा L बराबर क्या होता है, कोस अल्फा। L बराबर क्या होता है, कोस अल्फा। अच्छा L बराबर कोस अल्फा का मान कितना है 45, कोस 45 कितना होता है 1/√2। अच्छा फिर M बराबर क्या होता है कॉस बीटा। अच्छा बीटा का मान कितना दे रखा मुझे 60 डिग्री, कॉस 60, तो कॉस 60 कितना होता है 1/2, कोस 60 कितना होता है 1/2। तो L का मान क्या आ गया मेरे पास, L का मान तो है 1/√2, M का मान आ गया 1/2। अच्छा फिर लास्ट बचता है N बराबर क्या होता है कॉस गामा। अच्छा ये x अक्ष के साथ कौन है, ये y अक्ष के साथ कौन है और ये z अक्ष के साथ कौन है, तो गामा का मान कितना है 120। अच्छा तो देखिए इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 120 को 180 माइनस 60, इस 120 को मैंने लिख दिया 180 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा कोस माइनस कोस 60, तो n का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। ये हो गया L, M और N डायरेक्शन क्वेश्चन के मान अपने पास आ गए हैं। अब देखिए इधर एक बार, R बराबर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, Li केप प्लस Mj केप प्लस Nk केप। अभी मैंने आपको बताया था कि L, M और N को हम कोष्टक में नहीं लिख सकते हैं, सही कहा। यहां पर ये एकांक सदिश है, यदि Li केप प्लस Mj केप प्लस N केप, यदि मैं इसका परिमाण निकालूं, इसका परिमाण क्या आएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, और अभी मैंने इसका मान निकाला था कितना है 1, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, यानी ये पूरी चीज 1 के बराबर है, ये पूरी चीज एकांक सदिश से 1 के बराबर है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब वो सेंस नहीं है कि हम L, M, N को कोष्टक में नहीं लिख सकते। हाँ सही बात है, मैंने कहा था, लेकिन यहाँ पर ये एकांक सदिश का काम कर रहे हैं, इसका परिमाण निकालू तो क्या आएगा 1। अच्छा इधर देखिए, इस परिमाण R का मान कितना दे रखा मेरे पास 2। अच्छा L का मान कितना आया था मेरे पास 1/√2 I केप प्लस M का मान कितना आया था मेरे पास 1/2 J केप, N का मान कितना आया था माइनस का 1/2 K केप। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2 को अंदर ले जाओ, 2/√2 I केप प्लस 2/2 J केप माइनस 2/2 K केप। इसको मैं क्या लिख दूंगा √2 I केप प्लस J केप माइनस K केप। तो ये अपने वेक्टर R का मान आ गया, किसका मान आ गया वेक्टर R का मान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया प्रश्न है। मुझे वेक्टर R का मान ज्ञात करना है और R का परिमाण मुझे दे रखा है, और x, y और z तीनों अक्षों के साथ मुझे एंगल दे रखा है। ये मुझे पता है कि तीनों अक्षों के साथ एंगल क्या होता है अल्फा, बीटा और गामा। तो इसकी सहायता से मैं क्या ज्ञात कर सकता हूँ L, M और N, दिक्कोजय मुझे ज्ञात हो सकती है। तो L बराबर होता है कॉस अल्फा, अल्फा का मान 45 डिग्री, तो L बराबर आ गया 1/√2, M बराबर आ गया 1/2 और N बराबर आ गया -1/2। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R बराबर R का परिमाण, R वेक्टर बराबर R का परिमाण, और इसके साथ में एक एकांक सदिश लिख सकता हूँ जिसका मान 1 है। सभी के मैंने मान रख दिए और वेक्टर R का मान आ गया, ये आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने 12th का 3D चैप्टर स्टार्ट किया था और इसका बेसिक जाना था कि एक्चुअल में 3D चैप्टर होता क्या है, और इसके हमने कुछ बेसिक प्रश्न लिए थे जो आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगले सेशन में हम बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे जो आपके इस वर्ष बोर्ड में आने की पूरी संभावना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो ये प्रश्न बोर्ड में आने लायक है उनको भी इसका सहयोग मिल सके। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।